बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 18। सुलह के मुज़ाकरात नाकाम रहे। इज़्ज़ुद्दीन मसूद और मलिक सालेह ने अफरादी कुव्वत की ज़्यादती के नशे में किले से निकलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर पर हमला किया, मगर बदतरीन शिकस्त खाई। इज़्ज़ुद्दीन मसूद भागकर मोsul चला गया और सुल्तान मलिक सालेह दोबारा किला बंद हो गया। आखिर मुहासरे से तंग आकर मलिक सालेह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को गैर मशरूत सुलह की पेशकश की। सलाहुद्दीन तो पहले ही अपने आकाजादे को नमक हराम और गद्दार उमारा के नरगे से निकालना चाहता था। उसने फौरन मलिक सालेह की बात मान ली और दमिश्क वापस चला गया। जब यह खबर वाली मोसल सैफुद्दीन को पहुंची तो उसने फौरी तौर पर एक खत सुल्तान मलिक सालेह को तहरीर किया। तुमने कैसी नादानी की है कि दुश्मन से सुलह कर ली। फौरी तौर पर इस मुआहिदे को चाक कर डालो। मैं ईसाई लश्कर के साथ बहुत जल्द पहुंच रहा हूं। उसके साथ ही सैफुद्दीन ने सलाहुद्दीन को बेखबर रखने के लिए एक खत उसके नाम भी तहरीर किया। मेरे भाई सलाहुद्दीन, मैं अपनी गुज़िश्ता हरकत पर सख्त नादिम हूँ। वाकई तुम अपने दिल में मिल्लत इस्लामिया का बेपनाह दर्द रखते हो। मुझे यकीन है कि पिछली सारी कोताहियों को माफ करते हुए मेरी तरफ कामिल दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे। बेशक हमारी निजात इसी में है कि हम सब मिलकर सलीबियों का मुकाबला करें और सुल्तान आदिल के ख्वाब की ताबीर तलाश करें, वरना बरोज़े हशर हम हक़ ताला को क्या मुंह दिखाएंगे। सैफुद्दीन का कासिद पहले हल बाया और वाली मोसल का खत मलिक सालेह के हवाले किया। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कासिद की तरफ देखा और चंद सतरों में जवाब लिख दिया। सुलह का मुआहिदा महज मसलहत और वक्त की जरूरत है। मौका मिलते ही उसे चाक कर दिया जाएगा और टुकड़े हवा में उड़ा दिए जाएंगे। सुल्तान मलिक सालेह का जवाब लेकर कासिद दमिश्क आया और गलती से सुल्तान मलिक सालेह का जवाब सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले कर दिया। आकाजादे का खत पढ़कर सलाहुद्दीन को शदीद कल्बी अजियत पहुंची, मगर वो आहनी आसाब का इंसान था। उसने चेहरे से अपनी दिली कैफियत जाहिर नहीं होने दी और शिगुफ्ता मुस्कुराहट के साथ मलिक सालेह का खत कासिद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह खत किसी और के लिए है, तुमने गलती से मुझे दे दिया है। अपनी उस गलती पर कासिद के होश उड़ गए। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वाली मोसल सैफुद्दीन का खत पढ़ा और फौरी तौर पर मुख्तसर जवाब लिखा, अगर आपने खलूसो दियानत के साथ मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो मुझे अपनी तवक्को से ज्यादा कुशादा दिल पाएंगे। अगर मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद की खातिर मेरी जान भी चली जाए तो ये एक निहायत हकीर कुर्बानी होगी। कासिद के जाते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आसमान की तरफ देखा। एक तो वालिदा की मौत का सदमा, दूसरे फरेबकार सियासत का बदतरीन मुजाहिरा। सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों में आंसू आ गए। इलाही, ये कैसे लोग हैं, इन्हें हिदायत दे और मुझे सब्र अता कर। फिर उसी रोज सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक बर्क रफ्तार कासिद को खत देकर मिस्र रवाना किया। यह खत मलिक आदिल के नाम था। तुम फौरी तौर पर ताज़ादम फौज लेकर दमिश्क पहुंचो। मुझे यहाँ की हवाओं और फिजाओं से बड़े फितनों की बू आ रही है। सलाहुद्दीन का खत मिलते ही मलिक आदिल 5000 सिपाहियों के साथ दमिश्क पहुंच गया। इस बार सलाहुद्दीन का सबसे छोटा भाई मलिक तकीउद्दीन भी मिस्री लश्कर के साथ था। जब सलाहुद्दीन की ताज़ादम फौज दमिश्क पहुंच गई तो उसने सुल्तान मलिक सालेह के नाम एक जारहाना खत तहरीर किया। आज तक मैंने आपसे जिस लहजे में बात की है, अगर उसी जबान में पत्थरों से गुफ्तगू करता तो शायद अब तक वो भी पिघल चुके होते। सुल्तान आदिल की गुलामी का तोक तो कब्र के अंदर भी मेरी गर्दन में रहेगा, मगर आज मैं आपकी इताअत से मुनहरिफ होता हूं। अब मेरे किसी इलाके में आपके नाम का खुतबा जारी नहीं रहेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी का खत पढ़कर कुछ देर के लिए सुल्तान मलिक सालेह को सख्ता सा हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इतनी जल्द इस कदर बागियाना रविश इख्तियार करेगा। अगर सुल्तान मलिक सालेह में जरा भी अक्ल होती और उसकी फितरत में गरूर और तकब्बुर शामिल ना होता तो वह वाली मिस्र को मुरिदे इल्जाम और कसूरवार ना ठहराता। सलाहुद्दीन अय्यूबी तो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की वफात के बाद से ही न सिर्फ नौउमर सुल्तान को सियासत के पेचो खम समझाने और गद्दार उमरा से होशियार रहने की तलकीन कर रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी मुसलसल इताअत और फर्मा बरदारी के जिंदा सबूत पेश कर रहा था। अब इसे मिल्लत इस्लामिया की महरूमी समझें या फिर खुद सुल्तान मलिक सालेह की बदनसीबी करार दें कि उसने सारे खैर ख्वाहाना मशवरे जुठला दिए और सुलह सफाई के तमाम सुनहरी मौके गवा दिए।
خاندانی عظمت کے جادو میں گرفتار سلطان ملک صالح نے صرف عاقبت نااندیشی ہی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ اپنے وفادار ترین شخص کے ساتھ بدترین حرکت کی کہ ملت اسلامیہ کے نگہبان کو آدم خور حشاشین سے مل کر قتل کرانے کی کوشش کی۔ اب یہ صلاح الدین ایوبی کی انتہائی خوش قسمتی تھی کہ حق تعالیٰ نے اسے دشمنوں کی انتہائی خوفناک سازشوں سے محفوظ رکھا۔ یہی وہ حالات و اسباب تھے کہ جن سے تنگ آ کر صلاح الدین ایوبی نے اپنے آقا زادے سلطان ملک صالح کی اطاعت سے انحراف کیا۔ خط بھیجنے کے باوجود صلاح الدین ایوبی نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ اگر خط پڑھنے کے بعد سلطان ملک صالح خود چل کر اس کے پاس آتا ہے اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کی کوششوں میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو وہ اپنا حکم واپس لے لے گا اور دوبارہ سلطان ملک صالح کے نام کا خطبہ جاری کر دے گا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے خلوص و دیانت کی انتہا تھی۔ وہ سلطان ملک صالح پر سیاسی دباؤ ڈال کر اسے راہ راست دکھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر سلطان ملک صالح نوشتہ دیوار کو نہ پڑھ سکا اور وہ صلاح الدین ایوبی کا خط لے کر اپنے حقیقی چچا زاد بھائی والی موصل سیف الدین کے پاس پہنچا۔ سیف الدین نے بڑی حیرت سے صلاح الدین ایوبی کا حکم نما خط دیکھا اور پھر والی مصر کا وہ خط نکال کر سلطان ملک صالح کو دکھایا جو اس نے سیف الدین کے خط کے جواب میں تحریر کیا تھا۔ پھر دونوں بھائیوں میں بہت دیر تک اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ آخر میں سیف الدین نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ایک طرف وہ غلام زادہ تمہارے نام کا خطبہ منسوخ کرتا ہے اور دوسری طرف ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ میں نے آج تک اس سے زیادہ ریاکار انسان نہیں دیکھا۔ یہ کہتے کہتے والی موصل کا چہرہ نفرت و غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ سلطان ملک صالح نے والی موصل کی ہاں میں ہاں ملائی اور صلاح الدین کے بارے میں انتہائی نازیبا کلمات استعمال کرتے ہوئے کہا، برادر محترم، میں تو دمشق گنوا چکا، اب موصل اور آپ کے دوسرے علاقوں کی باری ہے۔ اگر بر وقت صلاح الدین کے لمبے اور لالچی ہاتھ نہیں کاٹے گئے تو پھر کچھ بھی باقی نہ بچے گا۔ سیف الدین بہت دیر تک اس پیچیدہ مسئلے پر غور کرتا رہا، پھر اس نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک اور چال چلی۔ سیف الدین نے فوری طور پر اپنے قاصد کو ایک خط دے کر دمشق روانہ کیا۔ وہ خط کیا تھا؟ منافقت اور عیاری کی ایک مختصر داستان تھی جس کا ہر لفظ بظاہر آب حیات تھا، لیکن در پردہ زہر قاتل۔ سیف الدین نے صلاح الدین ایوبی کو نہایت محبت آمیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، برادر عزیز، ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے تمہاری قلبی کیفیات جان کر مجھے ناقابل بیان مسرت حاصل ہوئی ہے۔ اب اس کار عظیم کی تکمیل میں ہمیں لمحوں کی تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ جلد از جلد موصل چلے آؤ تاکہ تمہاری تجویز کو عملی رنگ دے کر آخری شکل دے دی جائے۔ سیف الدین کی چال یہ تھی کہ اگر صلاح الدین ایوبی اس کے خط سے متاثر ہو کر موصل آتا ہے تو حلب اور موصل کی فوجیں راستے میں گھات لگا کر بیٹھ جائیں گی اور موقع ملتے ہی صلاح الدین کے چند مسلح محافظوں پر اچانک کمی گاہوں سے نکل کر حملہ کر دیں گی۔ نتیجتاً یا تو صلاح الدین مارا جائے گا یا پھر اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر اس کے راستے کا یہ بھاری پتھر ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا۔ مگر سیف الدین کو اس واقعے کی خبر نہیں تھی کہ قاصد کی غلطی سے اس کا ایک خط صلاح الدین ایوبی کی نظروں سے گزر چکا ہے۔ صلاح الدین ایوبی والی موصل سیف الدین کا خط پڑھ کر زیر لب مسکرایا، پھر اس نے بلا تاخیر سیف الدین کے مکتوب کے جواب میں ایک مختصر خط تحریر کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کے سامنے ایک نئی تجویز رکھتے ہوئے تحریر کیا تھا، میں فوری طور پر موصل آنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے ساتھ ہی میری یہ شرط بھی ہے کہ تمام مسلم علاقوں کے سربراہ آپ کے دارالحکومت میں جمع ہوں گے۔ پھر ایک عہد نامہ تحریر کیا جائے گا کہ کسی مسلم ریاست کا امیر کسی دوسری اسلامی ریاست کے مفادات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، اور اگر کسی سربراہ سے یہ جرم سرزد ہوگا تو تمام اتحادی مل کر اسے بھرپور سزا دیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کی چال اسی پر الٹ دی تھی۔ والی مصر خوب جانتا تھا کہ موصل کا اوباش حکمران اس تجویز کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ جیسے ہی موصل کا قاصد خط کا جواب لے کر دمشق سے روانہ ہوا، صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے ساتھ ہما کی طرف بڑھا۔ اپنے سراغ رسانوں کی زبانی صلاح الدین ایوبی کی پیش قدمی کی خبر سن کر والی موصل سیف الدین اور سلطان ملک صالح حیرت زدہ رہ گئے
सैफुद्दीन कभी सलाहुद्दीन के उस खत को देखता था जिसमें उसने तमाम इस्लामी रियासतों के सरबराहों का इजलास बुलाने की तजवीज़ पेश की थी, और कभी उन जासूसों का मुंह देखता था जिनकी खबरों के मुताबिक सलाहुद्दीन अयूबी का लश्कर हमा की तरफ बढ़ रहा था। अगरचे सैफुद्दीन और सुल्तान मलिक सालेह पर सलाहुद्दीन अयूबी की नीयत और इरादे का इजहार नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी दोनों हुक्मरानों ने वाली मिस्र की पेशकदमी को अपने लिए संगीन खतरा महसूस किया। नतीजतन हल्ब और मोसल की 20,000 फौज तेज रफ्तारी के साथ हमा के किले में पहुंची। सुल्तान मलिक सालेह वापस हल्ब जा चुका था, लेकिन उसकी फौजी ताइद सैफुद्दीन को हासिल थी। सलाहुद्दीन अयूबी गिरदो नवाह के तमाम इलाकों का जायजा लेता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। वाली मिस्र के मंसूबे से उसके उमारा भी बेखबर थे। सैफुद्दीन ने कुछ दिन तक हमा के किले में कयाम किया, मगर जब सलाहुद्दीन अयूबी बैतुसराब के करीब पहुंच गया, जो हमा से 50 मील के फासले पर वाक़ था, तो सैफुद्दीन भी अपने लश्कर के हमरा किले से बाहर निकला और शहर से 10 मील के फासले पर खेमा जन हो गया। उसके जासूसों ने यह इत्तला भी फराहम की थी कि सलाहुद्दीन के फौजियों की तादाद 3-4 हजार से ज्यादा नहीं है, और हकीकत भी यही थी कि मिस्र से आने वाले 5,000 सिपाहियों में से सलाहुद्दीन ने 2,000 फौजी दमिश्क के दिफा के लिए मुतय्यन कर दिए थे और 3,000 सिपाहियों के साथ हमा की तरफ बढ़ रहा था। जासूसों की उस इत्तला पर सैफुद्दीन ने खुशी का इजहार किया कि उसके और सलाहुद्दीन के दरमियान अफरादी कुव्वत का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर वाली मिस्र हमा पर हमलावर हुआ तो शर्मनाक शिकस्त से दो चार होगा। इधर वाली मोसल सैफुद्दीन अपनी कसरत अफवाज पर नाजा था, और उधर सलाहुद्दीन अयूबी बहुत एहतियात के साथ अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रहा था। फिर जब वाली मिस्र की मंसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी तो उसने अपने कासिद को एक तवील खत देकर सैफुद्दीन के लश्कर की तरफ रवाना किया। जब सलाहुद्दीन का कासिद सैफुद्दीन के खेमे के करीब पहुंचा तो उसे अंदर से किसी मुतरिबा के गाने की दिलकश आवाज सुनाई दी। सलाहुद्दीन अयूबी का कासिद गाने की आवाज सुनकर हैरत ज़दा रह गया और दिल ही दिल में कहने लगा, महाज़े जंग और ये रक्सो सरूर की महफिल। सलाहुद्दीन अयूबी का कासिद खेमे के दरवाजे पर हैरत और इस्तेजाब में डूबा हुआ बहुत देर तक खड़ा रहा। अभी वाली मोसल सैफुद्दीन ने कासिद को अंदर तलब नहीं किया था, फिर अचानक मुतरिबा के गाने की आवाज बंद हो गई और साज भी खामोश हो गए। दरअसल वाकया ये था कि वाली मोसल सैफुद्दीन न सिर्फ रक्सो सरूर का दिल दादा था, बल्कि शराब का रसिया भी था। अपने हुक्मरान की रविश देखकर उमरा भी लहू और लाभ और गुनाहों के रास्ते पर इतने आगे बढ़ गए थे कि उनकी वापसी नामुमकिन थी। यही वजह थी कि जब सलाहुद्दीन अयूबी का कासिद हमा पहुंचा तो सैफुद्दीन के खेमे में रक्सो सरूर की महफिल आरास्ता थी, और उस वक्त सैफुद्दीन के खेमे में 100 के करीब गाने वालियां और उतने ही साजिंदे मौजूद थे। सलाहुद्दीन अयूबी के कासिद की आमद सुनकर सैफुद्दीन ने तमाम गाने वालियों और साज बजाने वालों को अपने खेमे से चले जाने का हुक्म दिया। फिर जब खेमे में उसके खास उमारा रह गए तो सलाहुद्दीन अयूबी के कासिद को अंदर तलब कर लिया गया। कासिद ने सिफारती आदाब का मुजाहरा करते हुए सैफुद्दीन की खिदमत में मुअद्दबाना सलाम के साथ सलाहुद्दीन का खत पेश कर दिया। फिर अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन ने सलाहुद्दीन का खत बाआवाज़े बुलंद पढ़ना शुरू किया। सलाहुद्दीन अयूबी ने मालिक हकीकी की हम्दो सना करने के बाद अपने खत की इब्तदा इस मशहूर हदीस से की थी, वाली मोसल को मालूम होना चाहिए कि मर्द मोमिन एक सुराख से दोबारा डसा नहीं जाता। इत्तेफाक से मैं आपका वो खत पढ़ चुका हूं जो आपने सुल्तान मलिक सालेह को मुआहिदा तोड़ देने के लिए लिखा था, और उसके साथ ही वाली हल्ब को ये नवीद भी सुनाई थी कि आप सलीबी लश्कर के साथ मिलकर मुझे निस्तो नाबूद कर डालेंगे। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि कौन बाकी रहेगा और कौन मिट जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की बेशुमार सिफात में से एक सिफत यह भी है कि वो जिसे चाहता है कायम रखता है और जिसे चाहता है फना कर डालता है। मैंने मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद के लिए आप लोगों के सामने गदागरों के अंदाज में अपना दामन फैलाया कि उसमें ज़रो जवाहिर नहीं, खलूस, दियानत और वफा के वो दिनारो दरहम डाल दें जिससे कौमें तरक्की पाती हैं और तहजीबें सुरखरू होती हैं। मगर सदहैफ आप हजरात ने मेरे फैले हुए दामन को एक गदागर का कशकोल ही समझा। अल्लाह अपनी तमाम मखलूकात के साथ मेरी नीयत और इरादे से भी बाखबर है। अब मैं इस हकीकत से बाखबर हो गया हूँ और मायूस भी हो गया हूँ कि आप हजरात के जंग आलूद दिलो दिमाग को सेकल नहीं किया जा सकता।
यही वजह है कि आज मैं इस खत के जरिए मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद के लिए कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपके सामने ये मुतालबा कर रहा हूं कि जल्द अज जल्द हमा का इलाका खाली कर दिया जाए ताकि मैं अपने मंसूबे की तकमील के लिए आगे कदम बढ़ा सकूं। वाज़ेह रहे कि अगर आपने अहले ईमान के कुश्तो खून के बगैर हमा का किला छोड़ दिया तो मुझे बेहद मुसर्रत हासिल होगी, और अगर आपने यही तय कर लिया है कि जमीन मुसलमानों के खून से तर हो जाए तो फिर अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। मैं शदीद मजबूरी की हालत में इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि उस खून का बह जाना ही बेहतर है जो बहुत दिनों से मिल्लत इस्लामिया के जिस्म में फसाद पैदा कर रहा है। जैसे जैसे अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन सलाहुद्दीन अय्यूबी का खत पढ़ता जा रहा था, वाली मौसल सैफुद्दीन की हालत गज़ब में इजाफा होता जा रहा था। फिर जब अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन आखिरी सतर पर पहुंचा तो सैफुद्दीन की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और वो चीख कर अमीर कुतुबुद्दीन से मुखातिब हुआ, कुतुबुद्दीन, एक पागल की लिखी हुई तहरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। अमीर कुतुबुद्दीन ने मुस्कुराते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी का खत सैफुद्दीन की तरफ बढ़ाया। ये खत आपके नाम है, आप ही अपने दस्ते मुबारक से इसे चाक करेंगे। ये सुनकर सैफुद्दीन ने बड़े गरूर व तकब्बुर के अंदाज में अपने दोनों हाथों को गौर से देखा, फिर अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन से मुखातिब होकर बोला, ये एक ताकतवर हुक्मरान के हाथ हैं, अपने खानदानी गुलाम की तहरीर को छूना भी इनकी तौहीन है। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन ने सैफुद्दीन को खुश करने के लिए पुरजोश लहजे में कहा, अगर ये बात है तो आपका खादिम सिर्फ तहरीर ही के नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी के टुकड़े करने के लिए भी तैयार है। इतना कहकर कुतुबुद्दीन बिन हसन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के खत के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, फिर उन टुकड़ों को मुट्ठी में दबाकर अपनी नशिश से उठा और सैफुद्दीन के कदमों में डाल दिए। फिर एक जोरदार कहकहा लगाते हुए बोला, ये एक गुलाम का झुका हुआ सर है जो अपने आका के कदमों को छू रहा है। सैफुद्दीन ने अमीर कुतुबुद्दीन हसन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ज़हीन इंसान हो। कासिद को उसके लाए हुए पैगाम का जवाब मिल गया था। उसने सैफुद्दीन को रुखसती सलाम किया और वापस जाने के लिए मुड़ा। दूसरे ही लम्हे कमरे में वाली मौसल की पुरजलाल आवाज गूंजी, कुतुबुद्दीन, ये हमारी रिवायात के खिलाफ है कि हम कासिद को तवाज़ो के बगैर जाने दें। सलाहुद्दीन अय्यूबी का कासिद पलटा और उसने मुअद्दबाना लहजे में कहा, तवाज़ो तो आप कर चुके, अभी कहां? सैफुद्दीन ने हंसते हुए कहा, और फिर अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन से कहा, जरा इसको हमारी अफवाज काहिरा का नजारा तो कराओ। ये सुनते ही अमीर कुतुबुद्दीन तेजी से उठा और सलाहुद्दीन के कासिद को अपने साथ लेकर कमरे से निकल गया। फिर अमीर कुतुबुद्दीन ने अपने हरकारों के जरिए मौसल और हल्ब के सिपाहियों को एक तवीलो अरीज मैदान में जमा होने का हुक्म दिया। इतनी देर अमीर कुतुबुद्दीन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के कासिद को अपने कमरे में बिठाए रखा और उसे पुरतकल्लुफ खाना खिलाया। फिर जब सैफुद्दीन की सारी फौज मैदान में जमा हो गई तो अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन सलाहुद्दीन अय्यूबी के कासिद को लेकर अपने मकान से निकला। कुछ देर बाद दोनों घोड़े मैदान के करीब पहुंच गए जहां हद्दे नजर तक सैफुद्दीन के सिपाहियों के सर नजर आ रहे थे। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन ने बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में अपनी शमशीर बेनियाम की और फिर तलवार से मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम हमारे जांबाजों का ये जमे गफीर देख रहे हो। अमीर कुतुबुद्दीन हसन का ख्याल था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का कासिद ये मंजर देखकर घबरा जाएगा या उसके चेहरे पर सरासीमगी के आसार नुमाया हो जाएंगे, मगर उस शख्स ने बेनियाजाना कहा, मैदान जंग में फौज ही होती है, ये कोई अजीब मंजर तो नहीं जिसे आपके अमीर सैफुद्दीन मुझे बतौर खास दिखाना चाहते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के कासिद की उस बेनियाजी पर अमीर कुतुबुद्दीन हसन जल उठा। अमीर सैफुद्दीन ये चाहते थे कि तू हमारे जांबाजों का शुमार कर ले और सलाहुद्दीन को जाकर बता दे कि उसके वापस जाने ही में आफियत है। मैं आपका पैगाम भी अपने अमीर तक पहुंचा दूंगा। कासिद के सकूनो इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया था। उसका ये तर्ज अमल देखकर अमीर कुतुबुद्दीन हसन मजीद गजबनाक हो गया। क्या तेरे अमीर के मुट्ठी भर सिपाही इस लश्कर जर्रार का मुकाबला कर सकते हैं? अमीर कुतुबुद्दीन के गुस्से का मुजाहिरा देखकर कासिद पहली बार मुस्कुराया। अमीर मोहतरम हमें सुल्तान आदिल के जमाने के वाकयात सुनाते थे। कासिद के लहजे से गैर मामूली सकून झलक रहा था। अमीर मोहतरम का कहना है कि सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह के चंद हजार सिपाहियों ने दूसरी सलीबी जंग में कई लाख ईसाई सिपाहियों को शिकस्ते फाश दी थी।
अमीर कुतुबुद्दीन हसन कासिद के उस तंज को बर्दाश्त ना कर सका। उसने बड़े शाइस्ता अंदाज में सैफुद्दीन की अफवाज काहिरा का मजाक उड़ाया था। बदबख्त वो सुल्तान आदिल थे। अमीर कुतुबुद्दीन हसन ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा, उनकी शुजाअत और इस्तेकामत का मुकाबला एक गुलामजादे से कर रहा है। कासिद आहनी आसाब का मालिक था और सफीर को ऐसा ही होना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग जिसे बार बार गुलाम कहकर अपनी आतिशे हसद को ठंडा करना चाहते हो, वो गुलाम भी तो सुल्तान आदिल का तरबियत याफ्ता है। उसमें अपने आका की कुछ सिफात तो आएंगी। कासिद के उस जवाब के बाद अमीर कुतुबुद्दीन हसन एक लम्हे के लिए भी ना ठहर सका और सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए इंतहाई गैर मुहज़्ज़बाना अल्फाज इस्तेमाल करते हुए चला गया। कासिद कुछ देर तक अमीर कुतुबुद्दीन के घोड़े को जाते हुए देखता रहा। फिर उसने उस मैदान पर नजर डाली जहां सैफुद्दीन के बकौल उसकी अफवाज काहिरा जमा थी। बेशक जंग के मादी नुक्ता नजर से सलाहुद्दीन अय्यूबी और सैफुद्दीन के लश्करों में कोई मुकाबला और कोई तवाज़ुन नहीं था, मगर फतह और शिकस्त का मामला ही कुछ और है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के कासिद ने मैदान पर आखिरी नजर डाली और कुरान हकीम की आयत पढ़ता हुआ अपने लश्कर की तरफ चला गया। अल्लाह का हुक्म हर शय पर गालिब है। सैफुद्दीन का तर्ज अमल, हल्ब और मौसल की फौजों का इज्तिमा, महफिल रक्सो सरूर, अलगरज कासिद ने तमाम वाकयात की तफसील सलाहुद्दीन अय्यूबी के गोश गुजार कर दी। वाली मिस्र ने 3 दिन तक अपने मोर्चे भी दुरुस्त किए और अपने दोनों मुश्तरका दुश्मनों के हमले का इंतजार करने लगा, मगर जब सैफुद्दीन और सुल्तान मलिक सालेह के लश्करों ने कोई पेशकदमी नहीं की तो सलाहुद्दीन को अंदाजा हो गया कि सैफुद्दीन में आगे बढ़कर हमला करने की हिम्मत नहीं, वरना अब तक वो पेशकदमी कर चुका होता। आखिर वो फैसला कुन लम्हा आ गया। उसने अपने सिपाहियों को जमा करके मुख्तसर तकरीर की, मेरे सुराग रसानों ने इत्तला दी है कि हमारे हरीफों की अफरादी कुव्वत हमसे तकरीबन 6-7 गुना ज्यादा है, इसलिए यह मुकाबला आसान साबित नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि हर बात का फैसला अभी हो जाए। जिसे मैदान जंग से दिन के उजाले में फरार होना है, वो इसी वक्त रात के अंधेरे में वापस चला जाए। मुझे उसे कोई शिकायत नहीं होगी। ये सलाहुद्दीन का एक ऐसा जज्बाती अंदाज था कि जिसे देखकर उसके तमाम सिपाही मुस्तरिब हो गए और पूरा मैदान उनके शोर से गूंज उठा। आप एक मकसद अजीम के लिए जंग कर रहे हैं। हम शिकस्त और फरार की तोहमतें उठाकर वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। या तो हमा के सहरा में हमारी कब्रें बनेंगी या फिर उस सरजमीन पर हमारी फतह और नुसरत का परचम बुलंद होगा। अपने सिपाहियों का जवाबी नारा सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के होंठों पर एक आसूदा मुस्कुराहट उभर आई। फिर उसने अपना दायां हाथ फिजा में बुलंद करते हुए कहा, हम सब पर अल्लाह की रहमतें साया फिगन हो और वो हमारे नातवा कदमों को मैदान जंग में कोहे गिरा से भी ज्यादा इस्तेकामत दे। उस रात सलाहुद्दीन अय्यूबी एक लम्हे के लिए भी ना सो सका। सख्त जमीन के बिस्तर पर लेटा जंग की मंसूबाबंदी करता रहा। फिर तहज्जुद की नमाज अदा करके सजदे की हालत में गिरियाउजारी करता रहा। ए दिलों का हाल जानने वाले, तुझ पर वो बातें भी रोशन हैं जो अभी हमारे जहनों में पैदा भी नहीं हुई। अगर मैं गलती पर हूं तो मुझे गैब से यकीन दिला दे ताकि मैं तेरे बंदों को हलाकत में डाले बगैर वापस चला जाऊं, और अगर मैं हक पर हूं तो मुझे इन मुनाफिक मुसलमानों और तमाम दुश्मनाने इस्लाम पर गलबा अता कर। सजदे की हालत में यही दुआ करते करते कुछ देर के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंख लग गई। फिर उसने ख्वाब में एक अजीब मंजर देखा। सूरज निस्फुन नहार पर है और अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। फिर अचानक सूरज अपने महवर से हटकर जमीन की तरफ सफर करने लगता है, यहां तक कि वो हमा के सहरा में उतर आता है। फिर सूरज का रुख उस तरफ होता है जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर पड़ाव डाले हुए है। बिलाखिर खुर्शीद जियाबार सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे में दाखिल हो जाता है जहां वाली मिस्र जमीन पर सो रहा है। सूरज और करीब आता है। फिर सूरज और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान बराए नाम फासला रह जाता है। फिर सूरज की तपिश से घबराकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंख खुल जाती है और वो बिस्तर से उठकर बैठ जाता है। सिलसिला ख्वाब टूटा तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने आप को सजदे की हालत में पाया। फिर उसने उस ख्वाब की यही ताबीर ली कि इंशाअल्लाह उसे अपने हरीफों और दुश्मनों पर फतह हासिल होगी। दूसरी तरफ वाली मौसल सैफुद्दीन के खेमे में भी शब बेदारी का समा था। बस फर्क इतना था
کہ والی مصر صلاح الدین ایوبی گریہ زاری کرتے ہوئے خالق کے حقیقی سے استعانت طلب کر رہا تھا اور سیف الدین اپنے امراء کے ساتھ کسی خوبصورت مطربہ کا نغمہ دل نواز سن رہا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق ہنگامہ رقص و سرور کے ساتھ شغل جام کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ جب والی موصل سیف الدین حالت جنگ میں تھا تو اسے نغمہ و رقص اور شراب نوشی کی محفل سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ تاریخی حوالے سے اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ امیر قطب الدین اور دوسرے امراء نے سیف الدین کو یقین دلا دیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی محض دھمکیوں سے کام لے رہا ہے۔ اگر وہ حملے کی صلاحیت رکھتا ہوتا تو اب تک اس کا لشکر حرکت میں آ چکا ہوتا۔ سیف الدین کے اس اطمینان کی دوسری خاص وجہ اس کی فوج اور سامان جنگ کی کثرت تھی۔